नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार अग्रवाल आपके सामने एक बार फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यू 3 यानी कि एमसीक्यू 3 पार्ट थर्ड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले 2 पार्ट आ चुका है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा हो वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के इसे देख सकते हैं। व्यावसायिक सांख्यिकी पार्ट 3 में आज हम कुल 15 प्रश्नों पर विचार करेंगे और इस सीरीज़ में मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पहले खुद उत्तर दें और फिर मैं उसका उत्तर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू की सीरीज़ नंबर 3। पहला सवाल है, प्राथमिक समंकों का संपादन किया जाता है। एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। पहला ऑप्शन है संगति के लिए, दूसरा है एकरूपता के लिए, तीसरा है पूर्णता के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। प्राथमिक समंकों का संपादन क्यों किया जाता है? आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, आप विचार करिए और फिर इस पर जो है मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगा। आपने निश्चित ही किसी को सही तरीके से समझ लिया होगा और सही जवाब भी दे दिया होगा। तो प्राथमिक समंकों का संपादन किया जाता है संगति के लिए, एकरूपता के लिए, पूर्णता के लिए यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल है उपसाधन। उपसाधन यानी अप्रोक्सीमेशन की प्रचलित विधि है। अप्रोक्सीमेशन की प्रचलित विधि है, इसमें पहला ऑप्शन है निकटतम पूर्णांक तक उपसाधन, दूसरा है अंतिम संख्या को छोड़कर उपसाधन, ऑप्शन सी है अंतिम संख्या को जोड़कर उपसाधन और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तुम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा। अगर उपसाधन के नाम से नहीं समझ में आएगा तो अप्रोक्सीमेशन के नाम से समझ में आ जाएगा। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद जब डेसिमल प्लेसेस के बाद उसको जब राउंड अप करते हैं तो राउंड अप करने का क्या नियम है वो इसके अंतर्गत पूछा गया है। तो कोशिश कीजिए उत्तर देने का। निश्चित बात है आपने इसका उत्तर दे समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकटतम पूर्णांक तक उपसाधन। तीसरा क्वेश्चन है प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग एक विधि है अध्ययन की। प्रतिदर्श में किसका अध्ययन करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो सैंपलिंग एक विधि है अध्ययन की, ऑप्शन ए है प्रतिदर्श के बारे में सैंपल, ऑप्शन बी है समग्र के बारे में, प्रतिदर्श का मतलब सैंपल होता है, तो ऑप्शन बी समग्र के बारे में, समग्र ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, समग्र के बारे में होगा ये, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। उसके बाद ऑप्शन सी है दोनों के बारे में और ऑप्शन डी है किसी के लिए नहीं। सैम्पलिंग कहाँ से की जाती है? सैम्पलिंग एक ऐसा नमूना चुनने को कहा जाता है जो कि किसी एक ढेर में से जब नमूना चुना जाता है तो उसे सैंपल कहा जाता है। तो जिस चीज़ में से सैंपल चुना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, कोशिश कीजिए करने की। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र के बारे में अध्ययन करने की एक विधि है। क्योंकि जब सैंपल लिया जाता है तो सैंपल जिस ढेर में से लिया जाता है उसको समग्र, यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि तुम्हें आम के पेड़ों के सैंपल लेने हैं, तो जितने भी आम के पेड़ होंगे वो सब जो है
वो आपके समग्र हो जाएंगे और उनमें से आप जिन पेड़ों को चुनेंगे वो पेड़ आपके सैंपल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी शहर में से उसमें किसी शहर में से आप जो है महिलाओं की शैक्षिक स्तर के बारे में अगर आप सैंपल लेना चाहते हैं, तो अगर आप किसी शहर को चुनते हैं तो शहर की सभी महिलाएं आपका समग्र हो जाएंगी और उसमें से जिन महिलाओं को आप चुनेंगे वो आपका सैंपल हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन की रीति है। अब अनुसंधान की रीति कौन कौन सी है? तो अनुसंधान में पहला है ऑप्शन संगणना रीति, सेंसस मेथड। ऑप्शन बी है प्रतिदर्श रीति यानी सैंपलिंग मेथड। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सेंसस मेथड भी आता है और सैंपलिंग मेथड भी आता है। डिपेंड करता है नीड, इन्वेस्टिगेशन की नीड पर डिपेंड करता है कि हम सैंपल मेथड से भी रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं या हमें सेंसस मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सेंसस मेथड वो होता है जिसमें हम सभी यूनिवर्स के सभी जगह सभी मतलब सभी व्यक्ति को या सभी चरों को हम टच करते हैं। जबकि सैंपल में हम समूह में से किसी एक को निकाल लेते हैं, फिर दूसरे समूह में से किसी और को, फिर थोड़ी दूर पे किसी और को, फिर थोड़ी दूर पे किसी और को, ऐसे कर लेते हैं। तो ये दोनों ही अनुसंधान की एक रीति होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, खंडित चरों के लिए अधिक उपयोगी वर्गांतर है। जो खंडित चर होते हैं उसके लिए अधिक उपयोगी वर्गांतर कौन सा होगा? तो खंडित चरों के लिए अधिक उपयोगी वर्गांतर है, इसका पहला ऑप्शन है अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव, दूसरा है समावेशी यानी इंक्लूसिव, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो चर हैं यानी जो आइटम्स हैं वो खंडित हैं। तो खंडित चरों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है या सबसे उपयोगी होता है वो कौन सा होता है? पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी यानी इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 6, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। वर्ग अंतराल में जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से लिखा होता है। तो जो पहला वाला होता है उसको निचली सीमा और दूसरे वाले को ऊपरी सीमा कहते हैं। तो ऐसे वर्ग अंतराल जिसमें निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपवर्जी एक्सक्लूसिव, समावेशी इंक्लूसिव, मध्य मूल्य मिड वैल्यू, संचयी क्यूमुलेटिव। इसका जवाब देने की कोशिश करो। पहले आपने इसका जवाब सोच लिया होगा, अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बी, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव। जब हम निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो वो इंक्लूसिव सीरीज होती है। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय सारणी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय सारणी यानी स्टैटिस्टिकल टेबल का प्रकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, दूसरा है खंडित यानी डिस्क्रीट, तीसरा है अखंडित यानी कंटिन्यूअस और चौथा है चिन्हित यानी कि साइन। तो इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए पहले। अब आपने इसका जवाब सोच लिया होगा, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिन्हित साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ये द्विविमा यानी 2 डायमेंशनल चित्र को और क्या कहते हैं? पूछा गया है, द्विविमा चित्र भी कहलाते हैं। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि 2 डायमेंशनल जो ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, आर आल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल डायग्राम्स आर आल्सो नोन एज, नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र चित्र, एरिया डायग्राम। ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति आयत चित्र, हिस्टोग्राम। नंबर सी आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा ये। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है, इसको पहले आप चुनेंगे। 2 डायमेंशनल जिसमें कि द्वितरफा यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों पर विचार किया जाता है, वो 2 डायमेंशनल कहलाते हैं। तो इसके अंदर इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं क्षेत्र चित्र या एरिया डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद होगा कि आपने इसका सही उत्तर बताया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द्विविमा चित्र बनाते समय ध्यान देते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल चित्र बनाते समय किसका ध्यान देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए केवल ऊंचाई पर यानी कि हाइट पर, केवल चौड़ाई पर यानी कि विड्थ पर, ऊंचाई चौड़ाई और मोटाई तीनों पर, या ऑप्शन नंबर डी ऊंचाई एवं चौड़ाई पर। अभी इसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया है, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये 2 डायमेंशनल चित्र है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इसलिए इसमें दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और वो दो चीज़ें हैं ऊंचाई यानी हाइट और चौड़ाई यानी कि विड्थ। तो ऊंचाई एवं चौड़ाई ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पर आते हैं। ओजाइव वक्र खींचा जाता है, यानी ओजाइव कर्व ड्रॉ किसके माध्यम से खींचा जाता है? तो ओजाइव कर्व जो होता है वो ऑप्शन नंबर 1 है समांतर माध्य के द्वारा यानी मीन के द्वारा, मध्यिका के द्वारा यानी मीडियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है संचयी आवृत्ति द्वारा यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? निश्चित बात है आप लोगों ने भी सोच लिया होगा इसका सही उत्तर। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही उत्तर सोचा। तो इसका सही उत्तर होगा सी संचयी आवृत्ति द्वारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही अजाइब कर्व खींचा जाता है, बनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपका उत्तर गलत हुआ है और सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे अंत के 5 क्वेश्चन बचे हैं आज के वीडियो के। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अशुद्धियों एवं त्रुटियों का कारण है। जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसमें जो एरर्स हो जाती हैं या उसमें कुछ भी कह लो कि अशुद्धियां रह जाती हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है सूचकों की लापरवाही, केयरलेसनेस ऑफ इंडिकेटर्स होना चाहिए यहाँ पर, इंडिकेटर्स नहीं होगा, इंडिकेटर्स, केयरलेसनेस ऑफ इंडिकेटर्स। ऑप्शन नंबर बी प्रगणकों की असावधानी, नेग्लिजेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। ऑप्शन नंबर सी प्रगणकों का पक्षपात, बायसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखो प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अशुद्धियां और त्रुटियां क्यों हो सकती हैं? तो जो सूचना देने वाले हैं अगर वो गलत बताते हैं तो भी गलती हो सकती है, प्रगणकों की असावधानी से भी गलती हो सकती है, प्रगणकों के पक्षपात से भी गलती हो सकती है। अब इसको अगर आप इसका सही उत्तर समझ गए हो तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एकत्रित समंकों का संपादन किया जाता है। कलेक्टेड डेटा इज एडिटेड। जब हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर उनको जो है एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग क्यों की जाती है ये पूछा गया है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है नियमितता के लिए यानी रेगुलरिटी के लिए की जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने पूर्णता के लिए यानी कंप्लीटनेस के कारण की जाती है। सी ऑप्शन है शुद्धता के लिए यानी एक्यूरेसी के कारण की जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब अपने मन में सोचिए। तो आपने इसका जवाब सोच लिया होगा, तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। क्योंकि एकत्रित समंकों का संपादन किया जाता है, उसमें रेगुलरिटी आ सके, उसमें कंप्लीटनेस आ सके, उसमें एक्यूरेसी आ सके, इन सभी कारणों के लिए जो है एकत्रित समंकों का संपादन किया जाता है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि प्रतिशत विभ्रम -2 तथा अनुमानित मूल्य 500 है। अनुमानित मूल्य यानी एस्टिमेटेड वैल्यू, प्रतिशत विभ्रम जो कि आपका सापेक्ष विभ्रम में 100 से गुणा करके आता है उसे प्रतिशत विभ्रम कहते हैं। तो रिलेटिव एरर में जब 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो तुम्हारा निकल आता है प्रतिशत विभ्रम। तो प्रतिशत विभ्रम अगर -2 है और अनुमानित मूल्य 500 है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू इफ परसेंटेज एरर इज -2 एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज 500। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 490। इसमें कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। वैसे तो उसके फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन इसको जो सॉल्व आपने कर सकते हैं वो आप तरह तरह से कर सकते हैं। अगर इसका सोल्यूशन का आपको तरीका पता करना है तो इस पर एक अलग से वीडियो बना करके इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट हम आपके सामने रखेंगे आगे चलकर, आप उसमें इसको समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सांख्यिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सबसे पहले सांख्यिकी शब्द को कब प्रयोग किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1741, 1759, 1749 और इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए इसका जवाब देने का। तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1749। ईयर 1749 में सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और अब आज का लास्ट सवाल वीडियो का। निम्न समंकों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। निम्न समंकों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। इसमें से ऐसा क्या है जो समंकों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सांख्यिकीय सारणी, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी समंकों का संपादन और ऑप्शन नंबर डी बिंदुरेख पत्र। तो ये अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका उत्तर क्या है। आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, इसको उत्तर आप ढूंढिए इसका पहले। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी समंकों का संपादन। तो मित्रों, ये आज का 15 क्वेश्चन जो था इस वीडियो का वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस वीडियो को चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको आप समझ करके एक एक करके देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और पूरी तैयारी करते रहिए। क्योंकि इस समय जो कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो भी हो पा रहा है ऑनलाइन ही पढ़ाई हो पा रही है। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, चुनाव का भी समय है। इन सब चीज़ों को देखते हुए
और कोरोना अपने रफ्तार में बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग जो है पूरी सावधानी से और घर में बैठ कर के तैयारी करते रहें और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो ठीक है, इसी बातों इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।